नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सरयू पुस्तक में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की दूसरी कविता जो भारत की श्रेष्ठता भारत भारती से ली गई है उसका भावार्थ करेंगे। इससे पहले हम यशोधरा का कर ही चुके हैं। सबसे पहले मैं कविता पढ़ देती हूँ, ये पद्यांश पढ़ देती हूँ। पहला, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है ना। तो प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। वे राष्ट्र कवि हैं और भारत की भारती जो काव्य है उनका, उससे भारत की श्रेष्ठता अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया है, वह हम आज पढ़ेंगे। भूलोक का गौरव, शब्दार्थ देख लेते हैं। भूलोक मने पृथ्वीलोक या समस्त धरती, गौरव मने गर्व गौरव, पुण्य लीला स्थल पवित्र लीला स्थल पवित्र क्रीड़ा स्थल, मनोहर मन का हरण करने वाला सुंदर, उत्कर्ष मने उन्नत है, जिसकी उन्नति हुई है, जो ऊंचा है, ऊपर है, सबसे आगे है। ऋषि भूमि मने ऋषियों की भूमि, है ना। सरल ही है, हिंदी खड़ी बोली में है जो कविता। तो भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं भारत की श्रेष्ठता बताते हुए कि समस्त भूलोक, इस पृथ्वी लोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, प्रकृति की पवित्र लीला स्थली कहाँ है। पूरी धरती का जो गौरव है, पूरी पृथ्वी लोक का जो गौरव है, वह देश या वह स्थल कौन सा है। और प्रकृति, जहाँ प्रकृति नाना प्रकार से की क्रीड़ाएं करती है, प्रकृति के विविध रूप रंग जहाँ देखने को मिलते हैं, वह पवित्र लीला स्थली कहाँ है। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। वे प्रश्न कर रहे हैं हमसे, पाठकों से, कि भूलोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। फैला मनोहर गिरि हिमालय, और मनोहर गिरि मने पर्वत, मनोहर मन को हरने वाला बहुत ही सुंदर पर्वत, विशाल पर्वत हिमालय, वो कहाँ है फैला हुआ, और गंगा जल कहाँ प्रवाहित हो रहा है। मतलब जहाँ गंगा जल और हिमालय पर्वत फैला हुआ है, वह स्थल भूलोक का गौरव है और प्रकृति का पवित्र लीला स्थल है। तो वह देश कौन सा है, वह स्थल कौन सा है, वह भारतवर्ष है ना। प्रश्न भी कर रहे हैं और जो जवाब भी दे रहे हैं। अगली पंक्ति में वो कह रहे हैं, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। इस धरती पर जितने भी देश हैं, उन समस्त देशों में किस देश का उत्कर्ष है, कौन सा देश है जो सबसे ऊपर है, सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा उन्नत है, या जिसका सबसे ज़्यादा उत्थान, सबसे ज़्यादा प्रगति हुई है। उत्कर्ष माने उन्नति, उत्थान होना। उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। जिस देश का उत्कर्ष हुआ है समस्त देशों में, कौन सा देश है, वह जो ऋषि भूमि है, जो ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, महात्माओं की भूमि है, जो पवित्र संत महात्माओं की भूमि है, और वह देश कौन सा है, भारतवर्ष है। आया समझ में। तो जो पूरी पृथ्वी का गौरव, प्रकृति का पवित्र लीला स्थल, और जहाँ हिमालय पर्वत फैला हुआ है, विस्तृत हिमालय पर्वत फैला हुआ है, जहाँ गंगा जल प्रवाहित हो रहा है, और जो ऋषियों की पावन भूमि है, वह स्थल, वह देश कौन सा है, भारतवर्ष है। आई बात समझ में। तो इन पंक्तियों में भारत के महिमा का, भारत के गौरव का, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण चित्रण हुआ है। प्रश्नोत्तर शैली में भावाभिव्यक्ति हुई है। ये प्रश्नोत्तर शैली में प्रश्न पूछ रहे हैं और कवि स्वयं जवाब भी दे रहे हैं। अनुप्रास अलंकार है यहाँ, भाषा प्रभावपूर्ण, साहित्यक, खड़ी बोली है, और तत्सम प्रधान शब्दावली है। और यह कौन सा छंद है, यहाँ हरिगीति का छंद है। हरिगीति का छंद के बारे में आप जानते होंगे, एक बार बता दूं मैं। इस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति होती है। आप गिनकर देख लीजिएगा, आपको मात्राएं गिनना आती हैं तो आप यहाँ हरिगीति का छंद को अच्छे से समझ लीजिए। मात्राएं गिन करके आप देख लीजिए कि ये छंद कितना खरा उतर रहा है और आपको कितना समझ में आ रहा है। और अंत में लघु गुरु है, कहाँ जहाँ उत्कर्ष है, वर्ष है, तो जो अंतिम 2 वर्ण हैं वो लघु और गुरु हैं। ठीक है, आगे चलें। अगली पंक्तियाँ हैं, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है।
कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। अच्छा, इस अंश में वीर रस भी है। वीर रस जानते होंगे आप, ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़कर हमारे हृदय में उत्साह, जोश, प्रसन्नता और वीरता के भाव हिलोरे लेने लगे, वहाँ वीर रस होता है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ युद्ध हो या युद्ध में वीरता दिखाई जाए, हमारे भावनाओं से रस का संबंध है। हमारे हृदय में इन पंक्तियों को पढ़ करके हमारे देश के प्रति प्रेम, गौरव की भावना, अभिमान की भावना और जोश और उत्साह, उमंग की भावना पैदा हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर वीर रस की सृष्टि हो रही है, वीर रस का परिपाक हो रहा है। तो हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर मने सिर का मोर, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, मुकुट। वृद्ध मने बूढ़ा या प्राचीन, पुरातन, पुरातन मने भी अत्यंत पुराना। भवभूतियों का, भवभूति मने संसार का वैभव, सांसारिक वैभव, प्रथम भंडार, पहला भंडार है, संग्रह है। विधि ने मतलब विधाता ने, ब्रह्मा ने नर सृष्टि का, मनुष्य की सृष्टि का विस्तार किया है। ठीक है, तो हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। पहली जो छंद है, पहली जो 4 पंक्तियां हैं, उनमें कवि ने कहा है वह देश कौन सा है, वह भारतवर्ष है। फिर वो कह रहे हैं हाँ, वह वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। संसार, पूरे संसार का वो सिरमौर है, पूरे संसार का वो गौरव है। सर्वश्रेष्ठ है देश वो जो विश्व में, और सर्वोच्च है, मुकुट के समान है, वो संसार के मुकुट के समान है। वृद्ध भारतवर्ष, वृद्ध भारतवर्ष का मतलब यहाँ बूढ़ा भारतवर्ष नहीं है। भारत तो जवानों का देश है। वृद्ध से मतलब है बहुत पुराना है, बहुत आयु उसकी हो गई है। मतलब हमारा देश सबसे पहले बसा है इस दुनिया में, सबसे पहले सृष्टि में हमारे देश का जन्म हुआ। बाकी देश तो भारत के कई सालों बाद आए, काफ़ी बाद में आए। इसलिए वृद्ध मतलब हमारा भारतवर्ष बहुत पुराना है, प्राचीन देश है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? कभी पूछ रहे हैं ऐसा पुरातन देश, इतना प्राचीन देश विश्व में कोई और है? कोई नहीं है। भारत ही सबसे प्राचीन और पुरातन देश है, और वह सारे संसार का सिरमौर है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, पूरे संसार के मुकुट के समान है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान ने इस धरती पर जितना भी वैभव दिया है, प्राकृतिक, सांसारिक जितना भी वैभव दिया, भवभूतियाँ मैंने वैभव, सांसारिक वैभव, उनका प्रथम भंडार हमारा देश ही है। सबसे ज़्यादा भंडार हमारे देश में है, और जितना भी सांसारिक वैभव या प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य दिया है, वह सारा हमारे देश में ही सबसे पहले और सबसे अधिकतम प्राप्त हुआ है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, और विधाता ने, ब्रह्मा ने सबसे पहले मनुष्य की सृष्टि यही, मनुष्य की रचना इसी देश में की, इसी भूभाग पर, इसी धरती पर की। इसीलिए इस देश को माँ होने का गौरव प्राप्त है। माता कहते हैं ना हमारे भारत को, भारत माता कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि हमारे देश से ही शुरू हुई, और उसके बाद विश्व में उसका विस्तार हुआ है। आई बात समझ में? सबसे पहले हमारे देश में जीव जंतु की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि पूरे विश्व में विस्तृत हुई या फैली। तो इन पंक्तियों में भारत के अतीत के गौरव का चित्रण है, और ये पंक्तियाँ जो राष्ट्र भावना से, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। भाषा सरल है, विषय के अनुकूल है, प्रवाहपूर्ण है, साहित्यक है, और तत्सम शब्दावली से युक्त है। अनुप्रास अलंकार है, और वीर रस है, और यह भी हरिगीति का छंद है। ठीक है, चले आगे। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। पुण्य भूमि माने पवित्र भूमि, प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। आर्य माने बहुत ही श्रेष्ठ सभ्य व्यक्ति है। यहाँ के जो निवासी वो सभ्य है, सदाचारी हैं, आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य, आचार्य माने गुरु, शिक्षक, प्रथम आचार्य हैं। अधोगति पतन हो गया है, अधोगति माने निम्न स्थिति में, पर चिन्ह उनकी उच्चता की, उच्चता माने उच्च आदर्श, उच्चता। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त इन पंक्तियों में बता रहे हैं यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। ये जो भारत भूमि है, ये जो भारतवर्ष है, इस विश्व का गौरव, इस धरती का गौरव, वह पवित्र भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। वो बहुत प्रसिद्ध है, और पुण्य भूमि भी है, पवित्र भूमि भी है, और इसके निवासी भी आर्य हैं। इसके निवासी भी बहुत श्रेष्ठ हैं, पवित्र मानसिकता वाले हैं, उच्च मानसिकता वाले हैं, सदाचारी हैं, सभ्य है, सुसंस्कृत है। आर्य वे होते हैं जो सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं, और अनार्य वे होते हैं जो असभ्य और कदाचारी होते हैं। तो हमारे देश के जो निवासी हैं वे आर्य हैं, सभ्य है, सुसंस्कृत हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य, और हमारे देश के निवासी या हमारा देश ही जो है विद्या और कला कौशल का प्रथम आचार्य। पूरे विश्व को विद्या और कलाएँ हमारे ही देश ने सिखाई है, इसलिए हमारा देश प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े,
हमारा देश बड़ा ही पावन है, पवित्र है, आर्य यहाँ के निवासी है, विद्या कला कौशल सब में हमारा देश अग्रणी है, बहुत प्राचीन देश है। लेकिन आज जो हम उनकी संतान, आज हम अधोगति में पड़े हुए हैं। आज थोड़ा सा कोई ऐसा समय आया कि हमारा पतन हो रहा है, हम अधोगति में हैं। ये जो कविता है, ये जो भारत भारती की रचना है, मैथिली शरण गुप्त ने स्वतंत्रता से पहले की है। तो उस समय गुलामी की अवस्था में था हमारा देश, और इसलिए थोड़ी सी अधोगति या थोड़ी सी उसकी गति ऐसी हो रही थी। इसलिए कवि ने कहा है, संतान उनकी आज यद्यपि, हम उनकी संतान, हम इस देश की संतान है, लेकिन आज हालांकि हम अधोगति में हैं थोड़ी सी, लेकिन पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। भले ही किसी देश ने हम पर अधिकार कर रखा, लेकिन हमारे देश के जो आदर्श है, हमारे देश के जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वे आज भी खड़े हैं। उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, न कभी कोई मिटा पाएगा। इसलिए भले ही अधोगति में है, लेकिन हमारे देश की उच्चता के आदर्श के संस्कार आज भी दिखाई देते हैं और खड़े हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे कवि महोदय हम देशवासियों को अपने देश के गौरव की याद दिला रहे हैं, हमारी सभ्यता, संस्कृति और देश की स्वर्णिम अतीत की स्मृति करा रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमें वापस अपने देश की वह संस्कृति और सभ्यता को और उस सांस्कृतिक उत्थान को फिर से लौटा लेना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो भारत संसार का प्राचीनतम देश है, श्रेष्ठतम देश है। कवि ने भारत और उसके निवासियों की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। वीर रस है, अनुप्रास अलंकार है, तत्सम प्रधान भाषा है। और ये जो रचना है वह स्वतंत्रता से पूर्व की लिखी हुई है, और उस समय भारत की कुछ स्थितियाँ ऐसी थी, इसलिए कवि ने ये लिखा है। लेकिन आज भी हमारा देश ऐसे ही हालातों से गुजर रहा है। आज हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोवृत्ति थोड़ी भ्रष्ट और पाश्चात्य संस्कृति के पीछे चली जा रही है। इसलिए हमें अपने संस्कृति की तरफ लौटना है और हमारे देश को पुनः जो गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, उधर ले जाना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज बस इतना ही।